आज हम ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे किसी भी एग्जाम्स के लिए ले लीजिए आप, एसएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, रेलवे हो, एमटीएस हो, एससीजीएल हो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हमारे साथ आप लास्ट तक बने रहिए, कोई भी वीडियो को लास्ट तक देखें, कोई पॉइंट मिस ना हो, जिससे कि आप जो है कोई इंपॉर्टेंट जानकारी आपसे छूटे। तो दोस्तों वेलकम टू अवर चैनल दी ओशियन ऑफ एजुकेशन। मेरा नाम है जतेंद्र सिंह। तो आज हम दोस्तों जो है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर में हम समझेंगे ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, मनी बिल क्या होता है, फाइनेंशियल बिल क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्या होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के किन आर्टिकल्स में निहित है और इनमें क्या क्या डिफरेंस है, प्रेसिडेंट्स की इन पर क्या पावर्स है, लोकसभा की क्या पावर्स है, राज्यसभा की पावर्स है। तो इन सारे पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखें। और दोस्तों मैंने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो है कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन लेजिस्लेचर की पोस्ट किस में है, गवर्नर क्या है, की क्या पावर्स होती हैं, गवर्नर की पोस्ट क्या है, इलेक्शन प्रोसेस क्या है, प्रेसिडेंट की पोस्ट क्या है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रोसेस क्या है, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के गठन कब हुआ, किस प्रकार से हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री क्या है, इससे रिलेटेड भी और कई वीडियो बना रखे हैं। तो आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर जो है उन वीडियोस के लिंक पर प्लेलिस्ट में जाकर जो है आप चेक कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो दोस्तों आज हम चर्चा करते हैं लेजिस्लेचर प्रोसीजर के बारे में। लेजिस्लेचर प्रोसीजर, तो दोस्तों लेजिस्लेचर प्रोसीजर में बेसिकली 4 टाइप्स के बिल आते हैं। टाइप्स ऑफ बिल्स की अगर बात करें तो लेजिस्लेचर प्रोसीजर में बेसिकली दोस्तों 4 टाइप के बिल आते हैं। मनी बिल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 107 में है। ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल, फाइनेंशियल बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ऑर्डिनरी बिल हमारे दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 107 में है, मनी बिल आर्टिकल 110 में है एंड फाइनेंशियल बिल दोस्तों आर्टिकल 117 में है एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है आर्टिकल 368 में है। ठीक है, तो दोस्तों हम आज समझेंगे ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। सबसे पहले दोस्तों हम ऑर्डिनरी बिल की अगर बात करें तो ऑर्डिनरी बिल जो है बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। ऑर्डिनरी बिल बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, एक पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल। पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल, ऑर्डिनरी बिल जो है 2 प्रकार के होते हैं बेसिकली, पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल। पब्लिक बिल को हम जो है गवर्नमेंट बिल भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम ये गवर्नमेंट बिल भी कहते हैं, और इसे हम जो है प्राइवेट बिल को हम नॉन गवर्नमेंटल बिल भी कहते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम समझेंगे। दोस्तों पब्लिक बिल जो है इंट्रोड्यूस ओनली बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या फिर हम कहें पार्लियामेंट में कोई भी मेंबर है, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिसके पास कोई मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो है। मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो जैसे कोई परिवहन मंत्री हो गया, या फिर कोई सड़क परिवहन मंत्री है, या फिर कोई संचार मंत्री है, गृह मंत्री है एंड रक्षा मंत्री है। तो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसके पास कोई मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो है, ठीक है, वो उस सदन में जो है मिनिस्टर की पोस्ट को होल्ड करके रखता है। तो अगर वो जो है किसी बिल को इंट्रोड्यूस करेगा तो वो जो है पब्लिक बिल कहलाएगा। ठीक है, और प्राइवेट बिल ये होता है कि कोई भी सिंपल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, चाहे वो राज्यसभा से हो या लोकसभा से हो, ये मैटर नहीं करता है, चाहे वो राज्यसभा से हो या लोकसभा से हो, लेकिन सिंपल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो अगर वो किसी बिल को इंट्रोड्यूस करता है, ऑर्डिनरी बिल को, तो वो जो है प्राइवेट बिल कहलाएगा। तो दोस्तों ये बेसिक डिफरेंस होता है, ये बेसिक और इसे हम मेन डिफरेंस भी कह सकते हैं। ऑर्डिनरी बिल के जो 2 पार्ट्स होते हैं, पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल, तो दोनों में ये जो मेन डिफरेंस है ये होता है कि अगर मिनिस्टर कोई पास कर रहा है, मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर रहा है सदन में उस बिल को, तो उसे जो है हम पब्लिक बिल कहेंगे। अगर कोई मिनिस्टर इसको नहीं कर रहा है तो उसे हम प्राइवेट बिल कहेंगे। सेकंड थिंग जो है ये, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पब्लिक बिल जो है इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्टर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है, रूलिंग पार्टीज के मिनिस्टर्स के है। तो रूलिंग पार्टी होगी, उन्हीं के पास मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जो रूलिंग पार्टी होगी उन्हीं के पास मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो होगा। तो मिनिस्टर्स के द्वारा ये जो बिल जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसलिए अगर आप बेसिकली सोचे तो इसमें जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में बात किया होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज और उनके बारे में बात की हुई थी।
और ये जो प्राइवेट बिल होता है वो किसी भी मेंबर के द्वारा आप इंट्रोड्यूस कर, पार्लियामेंट की कोई भी मेंबर इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो इसमें जो है पब्लिक मैटर में अपोजिशन पार्टी के जो स्टैंड होते हैं, उनकी जो फिलॉसफी होती है, जो वो रिफ्लेक्ट होके आती है इसमें, ठीक है। और दोस्तों तीसरा पॉइंट यहाँ पर हम बात करेंगे कि जैसा आप जानते हैं कि मिनिस्टर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है और रूलिंग पार्टी जो है पावर में होती है, मेजॉरिटी में होती है पार्लियामेंट में, तो इसके जो है पब्लिक बिल के ग्रेटर चांस होते हैं अप्रूव होने के लिए, उसी ऑन अदर साइड जो है प्राइवेट बिल के लेस चांस होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास मेजॉरिटी नहीं होती है पार्लियामेंट में, ठीक है। एंड इट रिक्वायर्ड टू नोटिस पीरियड ऑफ 7 days, ये भी एक मेन डिफरेंस है कि जो है पब्लिक बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए 7 दिन का नोटिस पीरियड रिक्वायर होता है, लेकिन अगर प्राइवेट बिल को इंट्रोड्यूस करना है तो हमें जो है 1 महीने का नोटिस पीरियड रिक्वायरमेंट होता है, बिकॉज पब्लिक बिल जो है मिनिस्टर्स के द्वारा लाया जा रहा है, ठीक है। तो वो ड्राफ्ट तैयार करने के लिए उसके पास कई सारी कमेटीज होती हैं और अपनी मिनिस्ट्री को से ड्राफ्ट तैयार, तो उससे कम टाइम लगता है। तो बेसिकली इसमें यहाँ इस चीज को देखते हुए यहाँ पर जो टाइम कम किया कि पब्लिक बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए 7 दिन का नोटिस पीरियड होता है एंड प्राइवेट बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए 1 month का नोटिस पीरियड होता है। तो दोस्तों ये तो था कि पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल में डिफरेंस क्या होता है, कि पब्लिक बिल जो है मिनिस्टर्स के द्वारा लाया जाता है, प्राइवेट बिल जो है नॉन मिनिस्टर्स के द्वारा, सिंपल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के द्वारा लाया जा सकता है। इसमें गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज का जिक्र होता है, इसमें अपोजिशन के स्टैंड की बात की जाती है, इसके लिए जो 7 day का नोटिस पीरियड है इसके लिए। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि ऑर्डिनरी बिल के प्रोसीजर के बारे में, कि ऑर्डिनरी बिल किस तरीके से पास होता है। तो दोस्तों ऑर्डिनरी बिल जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 107 में निहित है, और ऑर्डिनरी बिल जो है दोस्तों इट कैन बी, ये सदन के किसी भी हाउस के द्वारा, चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा हो, इट कैन बी इंट्रोड्यूस बाय आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये किसी भी हाउस के द्वारा जो है लाया जा सकता है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी बिल जो है किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है एंड इट इज पास्ड बाय ईच हाउस बाय सिंपल मेजॉरिटी, और ऑर्डिनरी बिल जो है किसी भी हाउस के द्वारा लाया जा सकता है पार्लियामेंट में, और इसको पास होने के लिए सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और दोस्तों ऑर्डिनरी बिल जो है अगर पास हो जाते हैं, दोनों हाउस अपने एसेंट्स दे देते हैं उस पर, ऑर्डिनरी बिल पर, और ऑर्डिनरी बिल सपोज दैट दोनों हाउस से पास हो जाता है, तो ये जो है प्रेसिडेंट की एसेट्स के लिए भेजा जाता है। तो ये प्रेसिडेंट की एसेट्स के लिए भेजा जाता है। प्रेसिडेंट के पास दोस्तों ऑर्डिनरी बिल के केस में 3 ऑप्शंस होते हैं कि या तो वो जो है इस बिल को जो है अपनी एसेंट दे दें, ठीक है, या तो इस बिल को जो है अपनी अनुमति दे दें, अपनी एसेंट दे दें, तो वो जो है बिल जो है प्रेसिडेंट की अनुमति के बाद वो बिल जो है ऑर्डिनरी बिल एक्ट के रूप में बिहेव करता है, और उसे वो एक रूल बन जाता है और एक लॉ बन जाता है जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। और दूसरी प्रेसिडेंट्स के पास तीन पावर्स होती हैं ऑर्डिनरी बिल को लेके, या तो वो अपनी 3 केस होते हैं, या तो वो अपनी एसेंट्स दे दें, ठीक है, तो बिल जो है एक्ट बन जाएगा, या वो बिल को जो है रिटर्न बैक कर दें फॉर रिकंसिडरेशन एंड रीअमेंडमेंट, ठीक है। यदि प्रेसिडेंट को लगता है कि इस बिल में जो है कुछ बदलाव की जरूरत है, और जो बिल पास होके आया है लोकसभा और राज्यसभा से, इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है या कुछ अमेंडमेंट की जरूरत है, तो प्रेसिडेंट उसे रिटर्न भी कर सकते हैं। और दोस्तों जो है प्रेसिडेंट जो है तीसरी मेन पॉइंट है, प्रेसिडेंट जो है अननोन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, इनका कोई पीरियड ऑफ टाइम नहीं है। ऑर्डिनरी बिल को प्रेसिडेंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है, और सबसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है आपसे कि प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनरी बिल को जो है कब तक होल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनरी बिल को अननोन पीरियड ऑफ टाइम तक होल्ड कर सकते हैं, जब तक चाहे तब तक होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, चाहे 1 साल, 6 महीने, 2 साल, 3 साल, 5 साल, जब तक प्रेसिडेंट चाहे तो ऑर्डिनरी बिल को होल्ड करके रख सकता है। ये प्रेसिडेंट की पॉकेट वीटो और एब्सोल्यूट वीटो के अंदर आता है, ये प्रेसिडेंट के पॉकेट वीटो और एब्सोल्यूट वीटो के अंदर आता है। तो दोस्तों आपने देखा कि जो है अगर कोई भी, हम मान लेते हैं कोई भी ऑर्डिनरी बिल जो है लोकसभा से इंट्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, देन वो राज्यसभा में जा रहा है, लोकसभा से इंट्रोड्यूस हो गया, राज्यसभा में सिंपल मेजोरिटी के से पास हुआ यहाँ पे, एंड देन उसके बाद राज्यसभा गया, राज्यसभा के बाद प्रेसिडेंट्स के पास गया, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है उस पर अपनी ये 3 ऑप्शन होते हैं प्रेसिडेंट्स के पास, कि या तो वो अपनी एसेंट दे देगा, ठीक है,
या वो उसे रिटर्न कर देगा, या रिटर्न कर देगा, या एसेंट दे देगा प्रेसिडेंट, या फिर जो है उसे होल्ड कर देगा फॉर अननोन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये प्रोसीजर होता है। अगर कोई जो है कोई भी बिल जो है लोकसभा से इंट्रोड्यूस हुआ, सिंपल मेजोरिटी से लोकसभा में पास होगा, देन वो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में सिंपल मेजोरिटी से पास हुआ, देन प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट उस पर 3 ऑप्शंस के हिसाब से अकॉर्डिंग टू यू वो डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों और सेम प्रोसीजर है। अगर वो राज्यसभा से पास हो रहा है तो लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में जो है फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो ये चीज है। अगर दोस्तों इसमें एक केस और अराइज होता है कि मान लो कोई ऑर्डिनरी बिल है, अभी हमने बात की कि सपोज किया कि हमने ऑर्डिनरी बिल है, लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से पास हो गया, उसके बाद राज्यसभा में पास हो गया, देन प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट ने उस पर अपनी एसेट दे दी, होल्ड कर दिया, रिटर्न कर दिया, जो भी है। तो अगर मान लो सपोज दैट ये हमने मान के चले थे कि दोनों हाउस से पास हो चुके हैं, अगर मान लो कोई ऑर्डिनरी बिल जो लोकसभा से पास हुआ और राज्यसभा में से पास नहीं हुआ, ठीक है, तो अगर मान लो कोई भी ऑर्डिनरी बिल जो है दोस्तों लोकसभा से पास होता है लेकिन राज्यसभा में पास नहीं होता है, तो राज्यसभा के पास क्या पावर्स हैं दोस्तों? अगर कोई बिल जो ऑर्डिनरी बिल लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास नहीं हुआ, तो दोस्तों उसके लिए जो है प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग के प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ऑर्डिनरी बिल के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन है। ज्वाइंट सिटिंग दोस्तों हमारे उसमें प्रोविजन में जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 108 में है। आर्टिकल 108 में दोस्तों ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है। वो यही कहता है अगर कोई ऑर्डिनरी बिल जो है एक हाउस से पास हो गया है लेकिन दूसरे हाउस से पास नहीं है, दूसरे हाउस में लैप्स कर रहा है, अटका हुआ है, तो प्रेसिडेंट जो है ज्वाइंट सिटिंग के लिए सम्मन भेज सकते हैं। एंड ज्वाइंट सिटिंग की प्रेसिडिंग जो है स्पीकर ऑफ लोकसभा करते हैं। स्पीकर ऑफ लोकसभा की पोस्ट जो है आर्टिकल 73 में है। ठीक है, तो और तो दोस्तों ज्वाइंट सिटिंग के जो लैप्स करता है मैक्सिमम टाइम होता है 6 मंथ के लिए। 6 मंथ के अंदर जो है ज्वाइंट सिटिंग प्रेसिडेंट सम्मन करते हैं। तो दोस्तों ये तो प्रोसीजर होता है ऑर्डिनरी बिल्स के लिए। अब दोस्तों हम मनी बिल के बारे में बात करेंगे। अब दोस्तों हम मनी बिल के बारे में बात करें। अभी दोस्तों हमने ऑर्डिनरी बिल के प्रोसीजर और बिल्स में पब्लिक बिल प्राइवेट बिल के डिफरेंसेस के बारे में बात किया। दोस्तों हम मनी बिल के बारे में बात करें। मनी बिल दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110 में निहित है। मनी बिल दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110 में निहित है। ठीक है, मनी बिल की एक आर्टिकल 110 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110 में मनी बिल की डेफिनेशन बता रखी है कि मनी कौन कौन से बिल हो सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं जो एक बिल को जो है मनी बिल बनाते हैं, क्या डेफिनेशन है बेसिकली उसकी, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110 में। बच्चे इसमें जो है अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि आर्टिकल 109 और आर्टिकल 110। तो दोस्तों आर्टिकल 109 में मनी बिल के प्रोसीजर के बारे में डिस्कस कर रखा है कि किस तरीके से मनी बिल को पास किया जा सकता है, क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, क्या क्या प्रोविजन होते हैं मनी बिल को पास करने के लिए, ये डिस्कस किया गया है आर्टिकल 109 में। ठीक है, लेकिन जो मनी बिल की डेफिनेशन है वो दोस्तों आर्टिकल 110 में बताई गई है। एंड प्रोसीजर मनी बिल के प्रोसीजर के बारे में दोस्तों आर्टिकल 109 में बताया गया है। तो कब कोई बिल जो है मनी बिल कहलाता है, इस बारे में बात कि इम्पोजिशन एंड अवॉल्यूशन ऑफ टैक्सेस, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टैक्सेस होते हैं, किसी टैक्स को बढ़ाना, जो भी इम्पोजिशन है एंड अवॉल्यूशन, कोई टैक्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या किसी टैक्स को बढ़ाना, टैक्स को घटाना या किसी प्रकार के टैक्स को जो है खत्म करना। जैसे अभी जीएसटी आई थी दोस्तों, जीएसटी आई थी तो जो है काफी कई प्रकार के टैक्सेस जो हैं इनकम टैक्स में और वैसे कई प्रकार के सर्विस टैक्स को खत्म कर दिया। जैसे जीएसटी आई तो सर्विस टैक्स को खत्म कर दिया गया, तो जीएसटी का बिल भी जो है मनी बिल था। और उसके बाद जो है कोई भी टैक्स है, जैसे जीएसटी में जो है 28% से घटाकर जीएसटी को 12% कर दिया गया है, या फिर 12% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया। तो किसी भी प्रकार के टैक्स को जो है घटाना और किसी भी प्रकार के टैक्स को घटाना, बढ़ाना या खत्म करना, ऐसा कोई पॉइंट है किसी बिल में तो वो मनी बिल कहलाता है। सेकंड दोस्तों, बोरोइंग मनी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अपने एक्सपेंडिचर के लिए, अपने खर्चे के लिए मनी को बोरो करती है, अगर मतलब कर्जा लेती है,
ठीक है। यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी प्रकार का कर्जा लेती है कहीं से, तो वो भी जो है मनी बिल के अंदर ही आता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट दोस्तों ये हो गया। और तीसरा पॉइंट ये हो गया दोस्तों कि कस्टडी एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉन्टिजेंसी एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। जो कॉन्सुलेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है, इंडिया के कॉन्सुलेटेड फंड से जो है किसी प्रकार का एक्सपेंडिचर प्लान करना है, कोई खर्चा करना है, उसकी कॉन्सुलेटेड और कॉन्टिजेंसी फंड की मेंटेनेंस हो गई। एक तरीके से आप कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड वर्ड में कि मेंटेनेंस है, और पूरी उसकी कस्टडी से रिलेटेड जो भी बातें होती हैं, जो भी पॉइंट्स होते हैं, अगर उनसे रिलेटेड कोई बिल लाया जा रहा है तो मनी बिल के अंडर आता है। तो ये तो दोस्तों इन 3 पॉइंट्स में बताई गई है कि बेसिकली जो है डिफाइन किया गया है मनी बिल को कि क्या क्या चीजें होती हैं जब वो एक बिल जो है मनी बिल कहलाता है। ठीक है, और दोस्तों स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है, स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करते हैं कि एक बिल मनी बिल है या नहीं है। स्पीकर ऑफ लोकसभा की पोस्ट दोस्तों आर्टिकल 73 में है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड कर, तो आर्टिकल 110 जो है बताता है कि कौन कब जो है बिल मनी बिल है, डिफाइन करता है कि बिल मनी बिल है या नहीं है। ठीक है, तो टैक्स को बढ़ाना, घटाना, खत्म करना, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है कहीं से कर्जा लेती है, ठीक है, या कॉन्सोलिडेटेड एंड कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया की मेंटेनेंस और कस्टडी की बात हो रही है, तो एक बिल जो है मनी बिल कहलाता है। अब दोस्तों हम आर्टिकल 109 की तरफ बढ़ेंगे। आर्टिकल 109 में जो है मनी बिल के प्रोसीजर से रिलेटेड चर्चा की गई है। दोस्तों आर्टिकल 109 ये कहता है कि मनी बिल कैन ओनली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा विद प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। मनी बिल जो है केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति के द्वारा। ठीक है, पूर्व अनुमति, प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति से मनी बिल जो है लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। मनी बिल जो है राज्यसभा मनी बिल से को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती है। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट दोस्तों, राज्यसभा कैन नॉट मेक अमेंडमेंट इन मनी बिल। जैसे अगर कोई मनी बिल जो है विद प्रायर परमिशन, जो है प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन के साथ जो लोकसभा में पास हो गया, तो राज्यसभा जो है उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकती। राज्यसभा जो है मनी बिल में कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकती है, लेकिन रिकमेंडेशन के लिए राज्यसभा जो है 14 दिन के विद इन 14 डेज पीरियड जो है रिकमेंडेशन के लिए लोकसभा को रिटर्न कर सकती है। वो मनी बिल जो है लोकसभा को रिटर्न कर सकती है रिकमेंडेशन के लिए। लोकसभा से रिकमेंड कर सकती है कि भाई ये चीजें इसमें है, ये चीजें कुछ ऐड कर दे या ये चीजें रिमूव करनी है। तो राज्यसभा जो है 14 दिन के अंदर जो है मनी बिल को रिकमेंडेशन के लिए लोकसभा में भेज सकती है। ठीक है, अब लोकसभा के ऊपर ये बाउंडेशन नहीं है कि वो राज्यसभा की रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करें या नहीं करें। एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं आफ्टर 14। और राज्यसभा जो है मनी बिल को सिर्फ 14 दिन तक ही होल्ड करके रखती है। अगर 14 दिन के बाद जो है 14 दिन के बाद भी अगर होल्ड करके रख दिया राज्यसभा मनी बिल को, तो 14 दिन के बाद मनी बिल जो है ऑटोमेटिकली जो है पास माना जाता है राज्यसभा से। तो बेसिकली दोस्तों राज्यसभा के पास मनी बिल को लेकर कोई एक्स्ट्रा या कोई इंपॉर्टेंट पावर्स नहीं होती हैं। सिर्फ राज्यसभा जो है मनी बिल पर जो है रिकमेंडेशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और 14 दिन तक जो है मनी बिल को होल्ड करके रख सकते हैं। उसके बाद राज्यसभा को पास करना ही पड़ेगा, अदरवाइज नहीं करते हैं तो वो अपने आप ही पास हो जाता है। ठीक है, एंड दोस्तों ये जो मनी बिल था वो जो है मनी बिल था तो प्रायर परमिशन थी प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन के द्वारा जो है पास किया गया था। तो जो है प्रेसिडेंट फाइनली जो है लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद मनी बिल जो है प्रेसिडेंट्स को भी जो है अपनी अनुमति उस पर देनी पड़ती है। ठीक है, प्रेसिडेंट उस बिल को नहीं होल्ड कर सकते ना रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट को उस पर जो है अनुमति देनी पड़ती है बिकॉज इट इज ए प्रायर रिकमेंडेड एंड प्रायर परमिशन बिल जो है। तो ये तो थी दोस्तों आर्टिकल 109 और आर्टिकल 110 मनी बिल की डेफिनेशन एंड मनी बिल के प्रोसीजर। अब दोस्तों हम मनी बिल के प्रोसीजर और उसकी बात की गई थी। ठीक है, अब दोस्तों फाइनेंशियल बिल के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों हम ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल के बाद अगर फाइनेंशियल बिल की बात करें तो दोस्तों फाइनेंशियल बिल जो है हमारे
फाइनेंशियल बिल दोस्तों एक्चुअली वो बिल होते हैं जैसे हम किसी मनी बिल में किसी वायलेशन और इम्पोजिशन और टैक्सेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो यदि दोस्तों अगर हमें जो है किसी एक्सपेंडिचर के लिए मनी लानी है, अगर हम जो कॉन्स्टिट्यूशन से जो है किसी बिल से जो है गवर्नमेंट से मनी लेकर आते हैं, कॉन्टिजेंसी फंड से एंड कंसोलिडेटेड फंड से मनी लेकर आते हैं, और लेकिन हमें खर्च किस प्रकार से करना है, खर्च करना है, तो खर्च करने का प्रोविजन जो है दोस्तों फाइनेंस बिल में होता है। और अगर हम मनी बोरो करते हैं तो मनी बिल के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो एक लाइन में दोस्तों अगर समझें तो वो मैटर जो जहां से हम पैसा ले रहे हैं हम मनी बिल से, एंड पैसा खर्च कर रहे हैं हम फाइनेंशियल बिल के अकॉर्डिंग। दोस्तों अगर हम एक लाइन में समझे तो ये है कि अगर हम पैसा बोरो करते हैं गवर्नमेंट से, पैसा लेते हैं तो मनी बिल इंट्रोड्यूस करते हैं। पैसा गवर्नमेंट के कंसोलिडेटेड फंड्स एंड कॉन्टिजेंसी फंड से अगर हम पैसा बोरो कर रहे हैं तो हम मनी बिल इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उसी पैसे को अगर हम खर्च कर रहे हो तो हम फाइनेंशियल बिल इंट्रोड्यूस करते हैं। तो दोस्तों फाइनेंशियल बिल जो है बेसिकली दो कैटेगरी के होते हैं। फाइनेंशियल बिल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 में निहित है दोस्तों। फाइनेंशियल बिल जो दो कैटेगरी के होते हैं, एक कैटेगरी फर्स्ट एंड कैटेगरी सेकंड। तो फाइनेंशियल बिल की कैटेगरी फर्स्ट को जो है आर्टिकल 117 क्लॉज फर्स्ट में एंड आर्टिकल 117 क्लॉज सेकंड में सेकंड कैटेगरी को रखा गया। तो फर्स्ट दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, इस बारे में बात करें तो एक बिल विच डज नॉट डील विद द मैटर इनोवेटेड इन आर्टिकल 110। कैटेगरी फर्स्ट वो होती है, वो ऐसे बिल जो जिसमें जो है आर्टिकल 110 में उससे कोई रिलेशन नहीं है। ऐसे बिल जो आर्टिकल 110 के जो है मैटर को फॉलो नहीं करते या उनमें ऐसा कोई मैटर नहीं है जो आर्टिकल 110 में हो, ठीक है। और कैटेगरी सेकंड में ए बिल विच कंटेन प्रोविजन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सेकंड कैटेगरी है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में के से जो है एक्सपेंडिचर का खर्चे का प्रोविजन जो है वो हमारे कैटेगरी सेकंड में जो है आता है, ठीक है। तो दोस्तों कैटेगरी फर्स्ट में जो है हमारे पास क्या क्या प्रोसीजर होता है। तो कैटेगरी फर्स्ट को जो है हम बिल जो फाइनेंशियल बिल होता है जो कैटेगरी फर्स्ट में, उसमें हमें प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है प्रेसिडेंट्स की, और ये केवल जो है लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। तो ये केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन जब जो कैटेगरी फर्स्ट है इसमें ये बिल जो है केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन होती है, प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन से ये बिल लाया जाता है एंड लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद जो प्रोसीजर है उससे ऑर्डिनरी बिल की तरीके से फॉलो किया जाता है। जैसे ऑर्डिनरी बिल्स में होता है उस तरीके से, जैसे लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो गया उसके बाद जो प्रोसीजर होगा वो ऑर्डिनरी बिल की तरह फॉलो होगा कि राज्यसभा में जब वो बिल आएगा तो राज्यसभा उसे रिटर्न भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है और लेस भी कर सकती है। और इसमें जो है कैटेगरी फर्स्ट में ज्वाइंट सिटिंग का भी प्रावधान होता है, ज्वाइंट सिटिंग अंडर आर्टिकल 108, जिसे जो है सम्मन करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडिंग करते हैं ज्वाइंट सिटिंग को स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो वो दोस्तों फर्स्ट कैटेगरी में जो है वो बिल जिनका जो है 110 आर्टिकल 110 से कोई मैटर नहीं है, आर्टिकल 110 से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। वो ऐसे बिल जो प्रायर परमिशन, ऐसे फाइनेंशियल बिल जो प्रायर रिकमेंडेशन प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट के लाए जाते हैं, केवल लोकसभा में लाए जाते हैं दोस्तों। और उसके बाद ऑर्डिनरी बिल के का प्रोसीजर फॉलो होता है, राज्यसभा उन्हें रिटर्न भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। और यहाँ पर अगर 6 मंथ से अधिक जो है कोई फाइनेंशियल बिल जो है कैटेगरी फर्स्ट का कोई फाइनेंशियल बिल है 6 महीने से अधिक लैप्स कर रहा है राज्यसभा में, तो प्रेसिडेंट उसे ज्वाइंट सिटिंग को सम्मन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 108 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड जो है स्पीकर ऑफ लोकसभा उसके प्रेसिडिंग ऑफिसर होते हैं, तो वहां से जो है ज्वाइंट सिटिंग से वो बिल पास कराया जा सकता है। कैटेगरी सेकंड में दोस्तों ये जो है बिल जो है एक्सपेंडिचर के खर्चे के प्रोविजन से रिलेटेड है, ठीक है, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। इसका जिक्र जो है हमारे संविधान के आर्टिकल 117 के क्लॉज बी में कर रखा है। ये बिल, इस बिल के लिए दोस्तों प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन नहीं चाहिए होती है, ये बिल की जो प्रायर परमिशन नहीं चाहिए होती है। और दूसरी चीज ये आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के किसी भी हाउस से जो है आप इसे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, प्रेसिडेंट की कोई प्रायर परमिशन नहीं होती है यहाँ पर, ठीक है। एंड सेकंड जो है राज्यसभा इसे रिटर्न भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है, ठीक है।
और अगर वही सेम प्रोसीजर अगर लैप्स होता है 6 मंथ से अधिक राज्यसभा में, ये बिल या कि राज्यसभा से पास हो रहा है तो लोकसभा में लैप्स कर रहा है। लैप्स ये क्योंकि ये बिल जो है दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इस बिल में पूरा ऑर्डिनरी रूप से इस बिल का प्रोसीजर फॉलो होता है। जैसे अगर दोस्तों राज्यसभा से ये फाइनेंशियल बिल ऑफ सेकंड कैटेगरी पास हो रहा है तो ये लोकसभा जाएगा, लोकसभा से पास हो रहा है तो राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा से पास हो रहा है तो प्रेसिडेंट के पास जाए। प्रेसिडेंट के पास जो है 3 ऑप्शन होते हैं कि वो इसको होल्ड कर ले, ठीक है, रिटर्न कर दे, होल्ड फॉर अननोन पीरियड ऑफ टाइम, पॉकेट वीटो और एब्सोल्यूट वीटो का यूज करके रिटर्न कर दे, और जो है इसे इस पर अपनी जो है सहमति दे दे, एसेंट्स दे दे, ठीक है। तो इस पे वो जो सेम ऑर्डिनरी तरीके से फॉलो होता है। और ये राज्यसभा से इंट्रोड्यूस हो रहा है तो पहले लोकसभा जाएगा और लोकसभा के बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है दोस्तों फाइनेंशियल बिल में। फाइनेंशियल बिल जो है आर्टिकल 117 एंड आर्टिकल 117 के सेकंड दो कैटेगरी के होते हैं। दोनों कैटेगरीज में क्या डिफरेंस होता है बेसिकली, किस क्या डिफरेंस। तो दोस्तों आज हमने जो है मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल्स के बारे में चर्चा की। फाइनेंशियल बिल किस आर्टिकल में है, क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से इसे पास किया जाता है, जॉइंट सिटिंग कहाँ कहाँ बैठाई जा सकती है, इन सब चीज़ों के पॉइंट्स के बारे में चर्चा की। दोस्तों अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बिल के बारे में। तो दोस्तों आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आर्टिकल 368 थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बड़ा पोर्शन है इसका, तो हम इसे डिटेल में जो है नेक्स्ट सेशन में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बिल के बारे में। तो दोस्तों आज के सेशन के लिए सिर्फ इतना ही। तो कैसा लगा आपको, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर टुडे सेशन।